नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट नॉलेज का पार्ट 3, यानी कि अब अगला राज्य जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करने का प्रयास करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने 2 राज्य की पहले से जानकारी प्राप्त कर ली है और तीसरा राज्य यहाँ पर जो कि हमें अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश की हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश का मैप दे रखा है। इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश को विशेष रूप से अलग कलर से दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश जो कि बाकी सीमा पर स्थित है, भारत की सीमा पर स्थित ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत की सीमा पर स्थित एक राज्य है जो कि चीन और तिब्बत की साइड में है। किस देश की साइड में है? चीन और तिब्बत की साइड में है। तो अब इसका हम आगे और विश्लेषण करने वाले हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या इसकी जानकारी दी हुई है। इसका गान यानी कि राष्ट्रगान या इसका राज्य गान कह सकते हैं हम इसे। इसका गान है अरुणाचल हमारा, यानी कि अरुणाचल जो इस राज्य का नाम है हमारा, ये इसका गान है। और यहाँ पर कुछ प्लेसेस या पिक्चर दे रखे हैं। आप में से जो पहचानते हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि ये प्लेसेस या कुछ इसके बारे में विशेष जो भी दे रखा है ये क्या है और कहाँ के हैं, इसके बारे में आप जानकारी कमेंट में लिखकर साझा करेंगे सबके साथ। तो और आगे देखते हैं, ये बहुत विशेष मनोरम दृश्य दे रखे हैं। यहाँ पर कितने खूबसूरत तस्वीरें हैं, देखिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। हम जानते हैं कि ये किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में। और अरुणाचल का अर्थ क्या होता है? उगते सूर्य का पर्वत। उगते सूर्य का पर्वत यहाँ पर इसका अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? अरुणाचल का अर्थ। तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि उगते सूर्य के पर्वत का प्रदेश ये है, जैसे हम क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश। यानी यहाँ पर अरुण प्लस अचल। अचल का अर्थ न चलने वाला या पर्वत होता है। क्या होता है अचल का अर्थ? न चलने वाला या पर्वत। और अरुण यानी हम जानते हैं उगता हुआ सूर्य। फिर अगला आगे देखते हैं, इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया? 20 फरवरी 1987 को। कब दिया गया? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये। 20 फरवरी 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। और इसकी राजधानी कौन सी है? ईटानगर। हम सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। और इसका सबसे बड़ा शहर ईटानगर ही है। तो सबसे बड़े शहर को यहाँ की राजधानी बना लिया गया है। फिर आगे देखते हैं हम इसके जिले। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? 25 जिले। याद रखिएगा, कितने जिले हैं? 25 जिले। और यहाँ का शासन सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ही चलाती है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा। कौन है? बी.डी. मिश्रा यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? अरुणाचल प्रदेश के। फिर आगे देखते हैं हम, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? पेमा खांडू, जो कि बीजेपी से हैं। पेमा खांडू कौन किससे हैं? बीजेपी से। और ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर आगे देखते हैं हम, इसका विधानमंडल किस रूप से है? तो यहाँ पर एक सदनीय ही है। बाकी बहुत जगह द्विसदनीय भी होता है, पर यह एक सदनीय ही है। और यहाँ पर विधानसभा ही होती है। और यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 60 सीटें। याद रखिएगा, कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 60 सीटें। फिर आगे देखते हैं हम, संसदीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो वो राज्यसभा और लोकसभा हैं। यहाँ पर 1 सीट राज्यसभा की और 2 सीटें लोकसभा की। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 1 सीट। और 2 सीटें किसकी है? राज्यसभा लोकसभा की। याद रखिएगा, बिल्कुल 1 सीट है यहाँ पर। 1 सीट किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। 1 सीट है राज्यसभा की और 2 सीट लोकसभा की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसका क्षेत्रफल देखते हैं। आओ हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका कुल क्षेत्रफल 83,743 किलोमीटर स्क्वायर या 32,333 वर्ग मील है। कितना है? 32,333 वर्ग मील। और इसका क्षेत्रफल के हिसाब से इसका क्षेत्र हम देखेंगे अगर, तो भारत में ये 14वें नंबर का, यानी 14 नंबर पे इसका नंबर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आगे देखते हैं इसकी जनसंख्या। 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कैसी है, कितनी है, क्या है, देखते हैं। कुल जनसंख्या यहाँ पर 13,82,611 है। कितनी है? 13,82,611। और इसका दर्जा कितना है जनसंख्या के हिसाब से? 27वां हिस्सा, 27वां दर्जा दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश को। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी हिस्ट्री की ओर देखेंगे हम। किसकी हिस्ट्री देख रहे हैं हम? अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
एजेंसी या नेफा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में तो उपलब्ध है नहीं, और मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा बहुत साहित्य और ऐतिहासिक खंडहर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश सभी को पता है पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ पर हमें इसके मौखिक परंपरा के रूप में इसका इतिहास और साहित्य मिलते हैं। तो इस स्थानों की खुदाई और विश्लेषण से हमें पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के, यानी इसका इतिहास देखिए आप कितना अच्छा है। फिर ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना पहचाना क्षेत्र ही नहीं था, वरन जो लोग यहाँ रहते थे उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। देखने लायक चीज़ है, यहाँ पर निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडाबू संधि, याद रखिएगा क्या है ये, यंडाबू संधि होने के बाद असम में लागू होने के बाद प्राप्त होता है। और 1962 में इसे पहले राज्य क्या फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाने लगा। फिर 1965 में इसे प्रशासन की देखभाल में विदेश मंत्रालय करता था यहाँ पर। फिर हम जानते हैं कि 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ के प्रमुख दर्रे जो कुछ विशेष नाम दे रखे हैं, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा, पंगसो दर्रा, याद रखिएगा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा और पंगसो दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। फिर आगे देखते हैं इसकी भाषा के बारे में। तो भाषा का बहुत अच्छा ग्राफ दे रखा है यहाँ पर, देखिए पिक्चर के रूप में, जो कितने तरह की भाषाएं हैं यहाँ पर देखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भाषाओं का तो विशेष वर्णन है, और बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर है। 2001 में ये भाषाएं बोली जाती थी, और इसे हम ग्राफ से देख सकते हैं। और ये बहुत सारे भाषाओं के नाम भी दे रखे हैं यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। वर्तमान समय में भाषा की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश एशिया, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अधिक विविधतापूर्ण क्षेत्र है, जहाँ 30 से 50, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 से 50 तक विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले रहते हैं। 30 से 50, ये कोई छोटी मोटी भाषाएं नहीं है, बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं। 30 से 50 ये बहुत ज़्यादा भाषाएं होती है, और ये विविधतापूर्ण ये एक राज्य है। तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट 4 के रूप में हम कर्नाटक को इसी में देखेंगे हम। कर्नाटक भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, और यहाँ पर इसे अलग मार्क करके दर्शाया गया है भारत के मैप में। यह है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। तो इसको हम देखेंगे, इसका गान क्या है। जया भारत जननीय तनुजते, जया भारत जननीय तनुजते, यानी तुम्हारी जय कर्नाटक माता, भारत माता की बेटी। तो ये इसका गान है। और आगे हम देखेंगे ये प्रमुख तस्वीरें दे रखी है, इसे भी आप पहले की तरह ही देख के बताएंगे कि ये कहाँ के प्लेसेस है, या कुछ विशेष इनके बारे में हो तो वो बताएंगे आप। फिर आगे देखते हैं हम भारत के दक्षिण पश्चिम में, वो क्या था, उत्तरी पूर्वी, और ये है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का एक राज्य है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ 1 नवंबर 1956, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को इसका गठन मैसूर राज्य के रूप में किया गया, और 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। पहले इसका नाम था मैसूर राज्य, फिर इसका 1973 में नाम बदलकर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। और यह इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है, तो यही इसकी राजधानी भी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, ये दे रखा है यहाँ पर कर्नाटक का प्रतीक, और यहाँ पर बीच में सत्यमेव जयते और ये अशोक स्तंभ का दर्शाया गया है। फिर आगे देखते हैं इसे क्या कहते हैं, कंडीगांव की भूमि, और इसका उपनाम है भारत की आईटी राजधानी। क्या है इसका उपनाम, यानी इसका निकनेम क्या है, भारत की आईटी राजधानी। और इसका आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। आगे देखते हैं हम इसके जिले। तो इसके 31 जिले हैं और 4 प्रभाग हैं। यहाँ की सरकार कर्नाटक सरकार है। राज्यपाल यहाँ पर थावरचंद गहलोत है। कौन है? थावरचंद गहलोत। फिर आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस से, किसे? कांग्रेस से। और उप मुख्यमंत्री कौन है? डीके शिव कुमार। कौन है? डीके शिव कुमार, जो भी कांग्रेस से ही है, आगे देखते हैं इनका प्रमुख शासन सचिव वंदिता शर्मा है। कौन है? वंदिता शर्मा। आगे बढ़ते हैं, राज्य विधायिका यहाँ पर 2 खानों में है। यहाँ पर 2 खानों में परिषद और विधानसभा। कर्नाटक विधान परिषद में 75 सीटें, याद रखिएगा 75 सीटें हैं। कितनी हैं? 75 सीटें। और कर्नाटक विधानसभा में
224 सीटें हैं। याद रखिएगा कितनी है, 224 सीटें हैं। और इसकी राष्ट्रीय संसद भारत की संसदीय है और राज्यसभा से यहाँ की 12 सीटें और 28 सीटें हैं। कितनी है, राज्यसभा की 12 सीटें और लोकसभा की 28 सीटें हैं। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल इसका कितना है, 1,91,751 किलोमीटर स्क्वायर या 74,051 वर्ग मील है। कितना है, 74,051 वर्ग मील। और ये कितने नंबर का है, 6ठे नंबर का राज्य है। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। आगे देखते हैं, जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल यहाँ की जनसंख्या है, तो यहाँ पर कुल जनसंख्या है 6,11,30,704। और ये कितने नंबर का है, 8वें नंबर का। यानी किसके हिसाब से 8वें नंबर का है, जनसंख्या के हिसाब से। और आगे देखते हैं इसकी भाषा, तो इसकी भाषा आधिकारिक भाषा है यहाँ की कन्नड़। कौन सी भाषा है, कन्नड़। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, कन्नड़ इसकी आधिकारिक भाषा है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। चालुक्य साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजाओं ने क्रमिक रूप से निर्मित पट्टडकल में मल्लिकार्जुन मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्ट्री है इसकी। कर्नाटक का प्रागैतिहासिक इतिहास पूरा पाषाणकालीन हाथ कुल्हाड़ी संस्कृति से जुड़ा है और इसका प्रमाण यहाँ अन्य चीज़ों के अलावा हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर की खोजों से मिलता है। और 3वीं शताब्दी ईसा से पूर्व कर्नाटक का अधिकांश भाग सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आने से पहले नंद साम्राज्य का हिस्सा था। और यहाँ पर इसकी राजधानी तलकाड़ को उसकी राजधानी बनाया गया। अब कर्नाटक की शिक्षा देखते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान में से भारत के प्रमुख संस्थानों में से यह एक है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो अब इसकी शिक्षा के रूप में हम इसके 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक की साक्षरता 75.60% थी और राज्य में 82.85% पुरुष और 68.13% महिलाएं साक्षर थी।